Good evening, good evening. Good evening to all of you. कमेंट करके बताइए सब कुछ ठीक है, ऑल थिंग्स आर क्लियर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके. हो गया स्टार्ट. ओके, शुरू करते हैं क्लास. इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. पिछले क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखा था, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि Q बराबर NE वाले फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. तो आज की क्लास में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ही थोड़ा डिस्कस करेंगे, मतलब Q बराबर NE वाले फॉर्मूले को और अच्छे से हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग चार्ज डेंसिटीज़ को स्टडी करेंगे. सो मूव टूवर्ड्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉब्लम, यानी Q बराबर NE. इस फॉर्मूले पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं. एक बार फॉर्मूला हम रिकैप कर देते हैं, ध्यान से सुनना. एक बार फॉर्मूला फिर से सुन लीजिए. कल वाला जो फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE. यहाँ पे Q क्या है? चार्ज. N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकता है. कोई भी चार्ज पार्टिकल हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. और N हमेशा इंटीजर में होना चाहिए. और E क्या है? E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हम लोगों को पता है. E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. क्लियर है? और कल लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि किसी भी बॉडी पर अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड दिया जाए तो एक कूलम चार्ज बनने में लगभग में 198 ईयर्स यानी कि 200 साल लग जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चंस कल हम लोगों ने देखा था. तो आज हाँ, गुड गुड, बहुत लोगों को आंसर भी याद हो गया है. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हम लोग उसी फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्लास. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आज का. विच चार्ज आर पॉसिबल. मान लीजिए कि आपको दो चार्ज दिया गया है और उसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, यानी कौन सा चार्ज आप बना सकते हैं. पहला चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सेकेंड चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. विच चार्ज इज पॉसिबल. क्या दोनों चार्ज पॉसिबल हैं? इनमें से कोई एक पॉसिबल है या इन दोनों में कोई भी पॉसिबल नहीं है. किसी भी चार्ज के पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे कि ये चार्ज हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? ये डिसाइड होगा n से. हम लोग क्या करेंगे? चार्ज के हेल्प से n निकालेंगे. अगर n इंटीजर आता है
तो हम कहेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल है, और अगर n इंटीजर नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चार्ज कितना दिया गया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप यहाँ से n निकाल लीजिए। कैसे n निकालोगे, तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ से n बराबर हम क्या बोल सकते हैं, Q अपॉन E बोल सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और E का वैल्यू सबको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻19। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 10⁻19 10⁻⁻19 कैंसल आउट, 16 यानी 1.6 3.2 पॉइंट हट जाएगा दोनों का, 16 2 जा 32। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब मुझे ये बताओ n क्या होना चाहिए। आप कहोगे सर n तो इंटीजर होना चाहिए। क्या यहाँ पर n इंटीजर आया है कि नहीं आया है, बेशक n इंटीजर आया है, n बराबर 2 है ना। अगर n बराबर 2 आ रहा है यानी n क्या है, n इंटीजर यहाँ पर आ रहा है, और अगर n इंटीजर आ रहा है इसका मतलब हुआ कि ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है। ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है, यानी ये वाला चार्ज आप बॉडी पर बना सकते हैं। सो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए ये वाला चार्ज तो पॉसिबल हो गया। अब हम बात करते हैं इस चार्ज के बारे में। चलिए इसको भी चेक करें, इसी तरीके से चेक करेंगे। n की वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चलिए सेकेंड देखते हैं, बी नंबर पार्ट। चार्ज कितना दिया गया है, 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n मुझे निकालना है। अब अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, Q इज इक्वल टू एन ई होगा। यहां से n बराबर आप क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन E। चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻19, और E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो 10⁻⁻19 एंड 10⁻⁻19 कैंसल आउट। अगर आप यहाँ का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 आ जाएगा, और 0 आने के बाद ये बन जाएगा 40 अपॉन 16। अब इतनी बात तो कॉमन सेंस है कि 40 अपॉन 16 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा पॉइंट में। कितना आ रहा है, 2.5। ओके, तो जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि n जो आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, यानी n नॉट इक्वल टू इंटीजर। n क्या है, इंटीजर नहीं है, है ना। 8 5 जा 8 2 जा 2.5। सो n इंटीजर नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज नॉट पॉसिबल। कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे n की वैल्यू से। अगर n इंटीजर आ रहा है तो वो चार्ज पॉसिबल होगा, और अगर n इंटीजर नहीं है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलेगा, n निकालना पड़ेगा। n निकालने के बाद ही आप कह पाओगे कि पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, है ना। लाइक करेंगे तो उससे क्या है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि चलिए सबको समझ में आ रहा है और क्लास स्मूथली क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। गुड, जितने लोग हैं फटाफट लाइक करो भाई। चलिए इस क्वेश्चंस को हटा देते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं वो एससी वर्मा के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को बनाइए, और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन सुनिए क्या है। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर
देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो सारा Q बराबर NE फॉर्मूले पर ही चलेगा, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैट में एक ही फॉर्मूला सीखा है Q बराबर NE। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा उस Q बराबर NE वाले फॉर्मूले पर ही होगा। नाउ इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट, आपके पास 100 ग्राम वाटर है, आपको कैलकुलेट करना है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपको इसी में बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर आपको बताना है टोटल नेगेटिव चार्ज, फिर आपको बताना है टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुननी मेरी बात को, आपके पास 100 ग्राम वाटर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपने 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है। कितना वाटर लिया है आपने? 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम H2O। अब आपने जो यहाँ पे वाटर लिया है वो तो न्यूट्रल फॉर्म में है, और कोई भी बॉडी न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। यानी अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया तो ऑटोमेटिक मुझे बी का आंसर भी मिल जाएगा। अगर इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि इसके पास 50 प्रोटॉन्स भी होंगे। जितने नेगेटिव चार्ज इसके पास होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल बॉडी में टोटल चार्ज 0 होता है। 0 कैसे होगा? जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। यानी इस 4 क्वेश्चन में मुझे 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अगर आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फोर्थ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से देख लीजिए, कॉपी कीजिए, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए, बात हो रही है 100 ग्राम ऑफ वाटर की। ठीक है, अब ये मुझे बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री का फंडा लगाते हैं हम लोग। 100 ग्राम वाटर ट्रेन बनाते हैं H2O। अभी मुझे बताइए कि जो H2O है, H2O इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं कि इसका मास कितना होगा तो इसका हो जाएगा 1 ग्राम। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसका होगा 16 ग्राम, टोटल आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, यानी कि H2O का अगर आप 1 मोल लेते हैं, 1 मोल, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 1 मोल किसको बोलते हैं? जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसी को बोलेंगे। ठीक है, हिमांशु का आंसर आ गया है, 18 ग्राम। अच्छा, मास आपने बताया, तो यहां से आप क्या बोलेंगे? 1 मोल अगर आप लेते हैं तो 1 मोल में 18 ग्राम ऑफ वाटर होगा। कितने ग्राम ऑफ वाटर होंगे? 18 ग्राम। ठीक है, अगर आप वाटर लेते हैं तो उसके 1 मोल में 18 ग्राम होगा। और 18 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? तो आपको पता है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे 1 मोल में। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, ये सारे जो मैंने स्ट्रेट लिया है ये सारे एक दूसरे के इक्वल्स हैं। तो हम कहेंगे कि वाटर का 1 मोल में 18 ग्राम होगा और 18 ग्राम में इतने एटम्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 18 ग्राम अगर आप लेते हैं तो आपको इतने एटम्स मिलेंगे। 18 ग्राम अगर आप लेंगे तो इतने एटम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 18 ग्राम H2O में कितने एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे 18 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? तो 1 ग्राम H2O में इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लीजिए, 6/18 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 6 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ 1 ग्राम में अगर इतने एटम्स हैं, हमारे पास कितने ग्राम्स हैं? 100 ग्राम्स। तो 1 ग्राम में अगर इतने एटम्स हैं तो इसलिए 100 ग्राम में कितने होंगे? 100 ग्राम H2O में कितने होंगे?
मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻23 इंटू 100 एटम्स। टोटल ये कितने बन जाएंगे, टोटल आप देखिए कितने बनेंगे, 1/3 इंटू 10⁻23 और 125 एटम्स। यानी कि आपने जो 100 ग्राम लिया है उसमें टोटल इतने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। यानी 100 ग्राम वाटर लोगे तो इतने एटम्स मिलेंगे उसमें। अब आप बोलोगे सर मुझे एटम्स तो नहीं निकालना था, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था। कोई बात नहीं, अगर मुझे एटम पता चल गया तो हम इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लेंगे। मुझे बस ये पता चल जाएगा कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास जितने भी एटम होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों को मिल चुका है। अब बात करते हैं कि वाटर के H2O के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात करते हैं। अब सबको पता है कि जो H2O है, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसके पास एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन भी 1 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा तो इसके पास 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 2 + 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर आप एटम का या वाटर का एक एटम उठाते हो, वन एटम, एक एटम अगर आप उठाते हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कितने एटम्स हैं, इतने। तो एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने एटम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखें, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, वन एटम ऑफ H2O का एक एटम लोगे तो उसमें आपको मिलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1/3 इंटू 10⁻25 एटम्स अगर आप लेते हैं H2O का, तो इसमें कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 1/3 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 10/3 अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 3.33। गुड। तो यहाँ से इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितने आ जाएंगे, 10/3 हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम H2O। 100 ग्राम वाटर में इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर 100 ग्राम वाटर में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, सेम, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। तो बी वाले का आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 100 ग्राम वाटर H2O, इसमें भी इतने ही प्रोटॉन्स होंगे, 3.33 10⁻25 प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मिल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, टोटल नेगेटिव चार्ज बताना है। अब आप देखिए कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये मालूम है, कितने प्रोटॉन्स हैं ये मालूम है, तो चार्ज निकालना कौन सी बड़ी बात है। चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Q = NE। उस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। तो यहां से अगर हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं, थर्ड नंबर, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q = NE, है ना। अब देखिए आपको कौन सा चार्ज पूछा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन। यानी N यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे N क्या लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 3.33 10⁻25 और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो सामने में क्या लगा देंगे, माइनस। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है,
टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। 5.3 रोनिक का आंसर आ गया है 5.3 10 टू बी पावर 5.3 आ रहा है जी। 4.8 4.28 अमीषा झा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन और अच्छे से कीजिए। 4.8 से ज़्यादा आएगा, 4.8 से ज़्यादा आएगा। धीरज शर्मा 5.3 इंटू 10 टू बी पावर 6, गुड। हाँ हिमांशु आर्यन सही है आपका, 5.3 इंटू 10 टू बी पावर 6। तो चार्ज कितने आ गए यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5.3 इंटू 10 टू बी पावर 6 कूलम। दिस इज द टोटल नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। टोटल नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, इतना ही होगा। जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव होंगे। लास्ट इसका जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है डी पार्ट, टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज, फिर से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE। अब बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे N में N क्या लेना होगा हम लोगों को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब Q इज इक्वल टू प्रोटॉन्स कितने हैं, उतने ही हैं जितने इलेक्ट्रॉन थे, 3.33 इंटू 10 टू बी पावर 25 इंटू में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू बी पावर -19 कूलम। सॉल्व कीजिएगा, ये प्लस में आ जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस सेम आएगा 5.3 इंटू 10 टू बी पावर 6 कूलम। दिस इज टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज। आई होप सो समझ में आया होगा। विशाल सही है, धीरज सही है, पूजा कुमारी ओके सही है आपका भी। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, शिवांश झा नहीं, रशीद आलम। चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ठीक है, जिसका आंसर आएगा उसका अनाउंस करेंगे नाम। क्वेश्चन देखिए, इफ 10 to the power 12 alpha particles is incident per second on a neutral body, then calculate the time after which body gets 2 microcoulomb of charge। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस कल वाले क्वेश्चंस के जैसा ही है। यहाँ पर मैंने कहा कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी पर सेकंड, हर एक सेकंड
आप 10 टू बी पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स दे रहे हो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। जैसे पेन है, ये न्यूट्रल बॉडी है, अभी मान के चलिए। अब हर सेकेंड हम इसमें अल्फा पार्टिकल्स देते जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब हम अल्फा पार्टिकल्स देंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे हैं, क्वेश्चन जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो कितने अल्फा पार्टिकल्स दे रहे हैं? 10 टू बी पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। तो कितने टाइम के बाद इसके पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा? यानी सिंपल बोला जाए तो कितना टाइम लगेगा 2 माइक्रोकूलम चार्ज बनने में? 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके बताइए। बी फास्ट। सिक्स पॉइंट टू, 6.3, सही आंसर है 6.2 या 6.25 इज द करेक्ट आंसर। 6.25 सेकेंड। बहुत अच्छा रोनित राज, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आंसर किनका आया जी? सिक्स पॉइंट टू, अभिनव आनंद। सबसे पहला आंसर है अभिनव आनंद का। उसके बाद है धीरज। रोनित राज का ज़्यादा परफेक्ट आंसर है 6.25, ऑलमोस्ट। रिजवी का भी आंसर सही है। राशिद आलम आपका भी परफेक्ट है। शिवंश झा सही है। अंशु आर्या गुड। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 6.25 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिनका नहीं बना है एक बार जल्दी से देख लीजिए, कल वाला ही क्वेश्चन है ये। देखिए 10 टू बी पावर 12, जैसे मान के चलो ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी है ना। आपने इसमें अल्फा पार्टिकल देना शुरू किया। 10 टू बी पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में आपने इतना अल्फा पार्टिकल्स दिया है। यानी ये क्या चीज है? ये बेसिकली नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर सेकेंड है ये। यानी n/t की वैल्यू दी हुई है। n/t कितना है? 10 टू बी पावर 12। दिस इज नॉट एग्जैक्टली नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दिस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। टाइम नीचे डिवाइड है तो n/t लिखना पड़ेगा। n/t की वैल्यू कितनी है? 10 टू बी पावर 12। और q कितना बनेगा? चार्ज बनाना है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 माइक्रो का मतलब हो जाता है 10 टू बी पावर -6। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको माइक्रो, मिली, मेगा, नैनो, पिको, फेम्टो ये सबको आप पता होगा। तो इसलिए माइक्रो का मतलब होता है 10 टू बी पावर -6। ये सब 11th की ही बातें हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करें भाई? अब हमारे पास एक ही रास्ता दिख रहा है, Q बराबर NE जैसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे Q इज इक्वल टू NE। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने N लिखा है, जबकि मुझे N की वैल्यू नहीं पता है, मुझे N/T पता है। तो N/T कैसे निकालें? N/T कैसे निकालें? हम लोग यहाँ पे T डिवाइड करेंगे, यहाँ भी टाइम को डिवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि n/t तो मुझे डायरेक्टली पता है। कितना है n/t? 10 टू बी पावर 12। और e की वैल्यू कितनी होती है? तो e तो आप लोग नींद में भी बता पाओगे, 1.6 इंटू 10 टू बी पावर -19। और चार्ज कितना बन रहा है? 2 इंटू 10 टू बी पावर -6। टाइम
कैलकुलेट करना है। अब देखा जाए तो इसमें सब चीज़ की वैल्यू हम लोगों को पता है टाइम को छोड़कर, यानी हम लोग यहाँ पे इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा कैलकुलेट किया जाए टाइम। तो यहाँ से 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन टी, यहाँ से हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 में क्या हो गया 12 चला गया, माइनस में क्या बचेगा 7। टाइम को ऊपर ले आइए, इसको नीचे ले आइए। t इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻7। आप इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 6.25 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा 6.25 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा क्या होने में, इतना टाइम लगेगा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज बनने में। ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, क्लियर है? राशिद ओके, चलिए। हिमांशु परफेक्ट, तौसीफ, ऋतिक ओके। चलिए, सारी बातें सही हैं, कॉपी फटाफट करो, जल्दी से नोट करो, है ना। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इन करते जाएंगे और ज़्यादा रिदम हम लोगों का बनता चला जाएगा। ठीक है, एनर्जी लाते जाओ आप लोग, फुल एनर्जी आना चाहिए, दिखना चाहिए कि पूरा एनर्जी में हो आप लोग। चलो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉपी कर, कोई बात नहीं। अगर किन्हीं का मिस हो रहा है या कोई अगर ज़रा से भी कॉपी नहीं कर पा रहे हो, छूट जा रहा है, तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, बात बाकी वीडियो तो अपलोड हो ही जाता है, आप उसको बाद में भी देखकर अब मेंटेन कर सकते हैं अगर कुछ मिस हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ और ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिखिएगा, व्हेन a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of -2 into 10⁻⁻7 coulomb is developed on polythene. ठीक है, what is the amount of mass, what is the amount of mass which is transferred to polythene. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या मैंने क्वेश्चंस लिखा है। जब आप पॉलीथीन और वूल को, है ना, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है पॉलीथीन और एक है वूल। जब आप इन दोनों को रब करते हैं तो क्या होता है कि इतना चार्ज डेवलप हो जाता है पॉलीथीन पे। अब देखिए पॉलीथीन पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये पॉलीथीन है, ठीक है, ये पॉलीथीन है और यहां पर है वूल।
जब आपने इन दोनों को रब किया, जब आपने इन दोनों को रब किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब है कि वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया होगा किसमें, पॉलीथीन में। जैसे पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब सोचो कि अगर इस पे नेगेटिव आया तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकला है ना, तो इस पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। इस पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। खैर, इसकी बात कह रहा है कि पॉलीथीन पे जो चार्ज बना वो कितना बन गया, -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज बन गया। तो अब ये बताओ मुझे कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आया होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेकर आया होगा, मास। इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेकर आया होगा, मास। तो पॉलीथीन का मास तो इंक्रीज हो गया होगा और वूल का जो मास है वो डिक्रीज हो गया होगा। जैसे इसका मास मान के चलिए पहले था 5 ग्राम, अभी हो गया है 6 ग्राम, तो कितना इसका मास इंक्रीज हुआ, 1 ग्राम। किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, जो इलेक्ट्रॉन आया वो अपने साथ मास भी लेकर आया और मास लाने की वजह से इसका मास इंक्रीज हुआ। तो आपसे ये पूछ रहा है कि what is the amount of mass which is transferred to the polythene, यानी पॉलीथीन को कितना मास ट्रांसफर किया गया। तो पॉलीथीन को मास कौन ट्रांसफर कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा वही अपने साथ मास लेकर आएगा, तो उसी की वजह से तो मास ट्रांसफर हुआ है। तो कितना मास इसको एक्स्ट्रा मिला, पॉलीथीन को कितना मास इसमें ट्रांसफर हुआ। ना 1 मिनट का टाइम है, बना के दिखाइए। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाए तो अपने साथ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ही लेके जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास उतना ही है। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg जाएगा। यानी अगर मुझे यह पता करना है कि कितना मास इसको ट्रांसफर हुआ है तो मुझे पहले यह पता करना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के मास से, तो उतना ही मास ट्रांसफर हुआ होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। यहां से यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अब कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज आपको दिया गया है। चार्ज अगर पता है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि Q बराबर NE वाले फॉर्मूले में अगर N पता है तो Q आ जाएगा और Q पता है तो N आ जाएगा। तो सबसे पहले N निकालिए, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ये निकालिए। देखिए चार्ज कितना आया इसके पास, माइनस तो छोड़ दीजिए, वो तो नेचर बता रहा है नेगेटिव का। चार्ज कितना आया है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। N पता करना है कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता करना है, तो Q इज इक्वल टू NE। Q कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7। N निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। यहां से N सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻12। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। 1.25 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता तो अपने साथ एक मास लेकर जाता, कितना, 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो अपने साथ इतना मास लेकर जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो मास ट्रांसफर्ड अगर मुझसे पूछा जाए, मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन अगर होता तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1.25 इंटू 10⁻12 kg। ठीक है, पूरा सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है आंसर, 11.6
समथिंग आ जाएगा 11.38 10⁻⁻19 kg। इतना मास ट्रांसफ़र हुआ होगा, इतना मास ट्रांसफ़र हुआ होगा, यानी पॉलीथीन का इतना मास इंक्रीज हो गया होगा। हाँ, 11.38 इंटू 10⁻⁻19 kg। अभिनव आनंद, सही आंसर आपका एग्जैक्टली इतना ही है। धीरज आपका नहीं, आप चेक करो। हिमांशु आर्यन आपका भी ऑलमोस्ट ठीक है, पॉइंट आपने नहीं बैठाया। अभिनव आनंद का एग्जैक्ट आंसर है। सो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। अब 1 से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं थ्योरेटिकल बेस्ड, फिर हम लोग शुरू करेंगे चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। कैन two like charges attract each other? ये क्वेश्चन है, क्या एक जैसे चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस या नो? पहले आप जवाब देना है आपको, यस या नो। यस, यस यस, ओके। शिवांश, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट हो सकता है या नहीं? अभिनव आनंद का आंसर है नो, ओके। अमर कुमार नो। बट यस, बट चार्ज ऑन वन बॉडी मस्ट बी ग्रेटर देन। रोनित राज, वेरी गुड, बहुत सही है। हिमांशु आर्यन नो। ओके, लिसन डियर, टू लाइक चार्जेस ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, कैन ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। दो चार्जेस अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हैं तो उन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। यस, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, बट अंडर टू कंडीशंस। कंडीशन दो होना चाहिए तभी पॉजिटिव पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि किसी एक बॉडी पे चार्ज बहुत ज्यादा होनी चाहिए दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में। किसी दो, जैसे दो बॉडीज हैं तो इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज तो है, बट अगर इस पर 1 कूलम का चार्ज है और इस पे मान के चलो 1 लाख कूलम का चार्ज है, तो चार्ज एक बॉडी पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में, और दोनों बॉडी के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही क्लोज होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। अगर वो दोनों बॉडी के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है और एक बॉडी पर चार्ज बहुत ज़्यादा है दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में, तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा आप कौन से रीज़न से बता रहे हैं, तो इसका आंसर है ड्यू टू इंडक्शन। कल या पिछले क्लास में इंडक्शन मैंने आपको बताया था, चार्ज का रीअरेंजमेंट, सारा पॉजिटिव एक तरफ एंड सारा नेगेटिव एक तरफ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। और जिस बॉडी में ये चीज होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड बॉडी, और जो ऐसा करता है उसको बोलते हैं मेन बॉडी। तो इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि यस, यस। लाइक चार्ज बॉडी attracts each other, but under two conditions. Condition number 1, charge on one body must be much greater than the charge on
other body. And condition number 2, separation between them must be very small. इसके बीच का सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए. जस्टिफाई बाय वन एग्जाम्पल. सर ये तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट हो जाता है ना, नेगेटिव एक्स. यस हिमांशु आपका सही है. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना. पहले आप इसको लिख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. लाइक चार्जेस में अट्रैक्शन किस तरीके से हो सकता है. देखो बस समझने का कोशिश करना, ठीक है. जैसे मान के चलिए ये है एक चार्ज बॉडी और ये है दूसरी चार्ज बॉडी, ठीक है. इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव है. अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब नहीं है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है. अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान के चलिए कोई बॉडी है, उस पर अगर मान लीजिए +2 कूलम का चार्ज है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. इसके पास प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से. यानी पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, बट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है नेगेटिव से, इसलिए इस पर पॉजिटिव आया. तो जैसे ये वाली बॉडी पर पॉजिटिव, और इसका इन दोनों में इसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है. इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है. मान लेते हैं ये Q1 है और इसका चार्ज कितना है Q2, और इस पे बहुत ही कम है, ठीक है. यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड, Q1 वाला जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है Q2 वाले चार्ज से. Q1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन Q2, यह हम मान लेते हैं, ठीक. अच्छा, इसके पास नेगेटिव भी है और इसके पास भी नेगेटिव है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये वाले पॉजिटिव और ये वाले पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा. तो रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, इसका ये वाला पॉजिटिव भी रिपेल होकर के यहाँ चला जाएगा, ये वाला पॉजिटिव भी रिपेल होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक. और इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है. और इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा. और इसका नेगेटिव यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये, चूंकि ये आपका मेन बॉडी है तो ये उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो इसके पॉजिटिव को ये दूर किया और इसके नेगेटिव को नज़दीक किया. अब देखिए, चूंकि इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो इस पर एक F1 फोर्स इधर लग जाएगा, और इसके बीच में रिपल्शन होगा तो इस पर F2 फोर्स इधर लगेगा, है ना. अब ये F1 वाला जो फोर्स है वो क्या हो रहा है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का है. अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का सेपरेशन कितना कम है, तो जब चार्ज के बीच का सेपरेशन कम होगा तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा. और इसके बीच का सेपरेशन अगर ज़्यादा है तो इसका लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा. तो यहाँ पे इधर वाला फोर्स ज़्यादा है और इधर वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स इस तरफ यहाँ बचेगा. अब चूंकि इसके बीच का सेपरेशन इतना कम है कि ये फोर्स इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा. तो यहाँ पे इस तरफ का फोर्स मान लीजिए ज़्यादा है, इधर का फोर्स कम है, तो नेट फोर्स इधर बचेगा. यानी इस बॉडी पर नेट फोर्स इधर लग रहा है, जो कि अट्रैक्शन फील कराएगा, जो कि क्या फील कराएगा, अट्रैक्शन फील कराएगा, ठीक है. तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज का रीअरेंजमेंट, और चार्ज का जब रीअरेंजमेंट होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं इंडक्शन. तो यहाँ पे रीजन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन.
यहां पर कंफ्यूज करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा जो कंफ्यूज किया जाता है यहां पर। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं जहां पे इसी तरह का क्वेश्चन होगा, बट वहां पर आप कंफ्यूज करोगे। ध्यान से देखो, चार्ज का रीअरेंजमेंट किस में होगा? बॉडी में। बॉडी का मतलब जिसके पास थोड़ा साइज है। अब चार्ज सारा पॉजिटिव एक तरफ और सारा नेगेटिव एक तरफ कब आएगा? जब स्पेस होगा, और स्पेस होने के लिए साइज होना पड़ेगा, और साइज होने के मतलब कि उसका जो है ना कोई एक डिफिनिट साइज होगा, यानी बॉडी होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर साइज ही नहीं है, अगर साइज नहीं होगा तो चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पॉजिटिव एक तरफ नहीं जा पाएगा, नेगेटिव एक तरफ नहीं आ पाएगा। तो चार्ज का जब रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा तो वहां पे इंडक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना है, इंडक्शन किस में होता है? तो इंडक्शन बॉडी में होती है। बॉडी मतलब जिसके पास स्पेस होगा, साइज होगा। ठीक है, चलिए सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन देखो। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंसर यस या नो में देना है। कैन टू लाइक पॉइंट चार्ज attract each other? ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या है? यहां पे लाइक तो है, लाइक तो है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब है कि जिसके पास कोई स्पेस ही नहीं है, और स्पेस नहीं होगा तो वहां पर चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो इंडक्शन नहीं होगा, और इंडक्शन नहीं होगा तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि पॉइंट चार्ज लाइक पॉइंट चार्ज, यानी कि एक चार्ज अगर पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी अगर पॉजिटिव और दोनों पॉइंट है, तो इन दोनों में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इन दोनों में हमेशा रिपल्शन ही होगा। ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। हमेशा रिपल्शन होगा। तो यहां पे क्या होगा? अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आंसर लिखेंगे नो, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज देयर इज नो इंडक्शन, देयर इज नो इंडक्शन फेनोमेना अकर्स। क्योंकि यहां पे कोई इंडक्शन फेनोमेना नहीं होगा, इसलिए यहां पर अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर दो लाइक चार्जेस हैं और अगर बॉडी है तो अट्रैक्ट हो सकता है, कंफर्म नहीं कह रहे कि होगा ही होगा। लेकिन अगर दो लाइक पॉइंट चार्ज हैं तो डेफिनेटली रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर है नो, बिकॉज देयर वॉन्ट बी एनी इंडक्शन फिनोमेना। रिजवी सही है आपका आंसर। चलिए अब हम लोग चार्ज डेंसिटीज को थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि चार्ज डेंसिटीज आज कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट कल हम लोग करेंगे, बट अभी चार्ज डेंसिटीज को समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग, चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। 3 तरह का चार्ज डेंसिटीज होता है। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। सेकेंड हम लोग लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो भी हम लोग चार्ज डेंसिटीज हमने लिखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटीज यानी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटीज यानी कि सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज यानी कि रो, ये तीनों का तीनों डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा।
ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटीज नाम से ही क्लियर है। लीनियर, लीनियर का मतलब हुआ कि ये वैसे चार्ज बॉडीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जब चार्ज लेंथ पे रखा होगा। जब भी चार्ज लेंथ पे रखा जाएगा उस वक्त हम वहां पे लैम्डा यूज करेंगे। जैसे चार्ज अगर वायर के ऊपर में रखा गया है तो वहां पर हम लोग लैम्डा यूज कर सकते हैं। चार्ज अगर इनफाइनाइट सिलेंडर के ऊपर रखा गया है तो हम लोग वहां पे लैम्डा यूज कर सकते हैं। सो लैम्डा कब यूज करेंगे? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा लेंथ के ऊपर। जब चार्ज कहाँ रखा होगा? लेंथ के ऊपर अगर चार्ज रखा होगा तो लैम्डा यूज करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, नाम से ही क्लियर है, चार्ज कहाँ होना चाहिए? सरफेस पर। अगर चार्ज सरफेस पे रखा गया है, चार्ज कहाँ है? सरफेस पर, तो हम लोग यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास डिस्क है, चार्ज अगर हम डिस्क पे रख दें तो चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सरफेस पर। अगर चार्ज सरफेस पे रखा हुआ है तो हम लोग यूज करेंगे उस पे सिग्मा। जैसे हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर में क्या होगा? जब स्फेयर खाली है अंदर से तो जो भी आप चार्ज रखोगे वो सारा चार्ज सरफेस पर आएगा, अंदर तो आ नहीं सकता क्योंकि हॉलो है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सिग्मा यूज करेंगे। अगर आपके पास हॉलो क्यूब है, क्यूब अंदर से खाली है, आप उसके ऊपर जब भी चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर होगा। तो जब भी चार्ज सरफेस पर हो तो वहां पे यूज करना है सिग्मा। और रो कब यूज करेंगे? तो यहां पे देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी ये तब यूज करेंगे जब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? वॉल्यूम पर। चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? वॉल्यूम पे। जैसे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में अगर आप चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? वॉल्यूम्स में पूरा फैल जाएगा। अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां यूज करेंगे हम लोग रो। ठीक है, एक और बात समझ लीजिएगा, सॉलिड स्फीयर की मैं बात बता रहा हूं। पहले देखो हॉलो स्फीयर, दिस इज हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एक और हम बना रहे हैं सॉलिड स्फीयर। ध्यान से सुनना, डिफरेंस बता रहे हैं क्या है सॉलिड स्फीयर। देखिए हॉलो स्फीयर में तो क्लियर कट, जो भी चार्ज देंगे सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर, अंदर आने का सवाल पैदा नहीं होगा। सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिग्मा, सिग्मा यूज करेंगे। अब देखो अगर ये सॉलिड स्फीयर है ये वाला, और अगर ये सॉलिड स्फीयर है, और एक सेकेंड, अगर ये सॉलिड स्फीयर है ठीक, अगर ये सॉलिड स्फीयर है और ये बना हुआ है कंडक्टर का, तो ध्यान रखिएगा सॉलिड होने के बावजूद भी कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज सरफेस पे रहता है, चार्ज कभी भी अंदर नहीं आ सकता है। चार्ज यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नहीं आ सकता है। सॉलिड है, सॉलिड है ये, लेकिन ये किसका बना हुआ है? कंडक्टर का। तो सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर। और अगर चार्ज सरफेस पर आ गया तो मुझे चार्ज को देखना है, चार्ज कहाँ है? सरफेस पर है, तो सिग्मा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिग्मा यूज करेंगे इसके ऊपर। यहां देखिए ये भी सॉलिड स्फीयर है, लेकिन ये किसका बना हुआ है? नॉन कंडक्टर का। अगर ये नॉन कंडक्टर का बना हुआ है तो जो भी आप चार्ज देंगे वो चार्ज वॉल्यूम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? वॉल्यूम्स में। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें क्या यूज करना चाहिए? तो आप कहोगे कि सर इसमें चार्ज वॉल्यूम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम लोग उसमें यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? रो। तो यानी इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, बट अगर सॉलिड होने के बावजूद अगर ये कंडक्टर है ना तो सारा चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पर चला जाएगा। और आउटर सरफेस पे अगर चार्ज आ गया तो फिर चार्ज कहाँ है? सरफेस पर, तो सिग्मा यूज करेंगे। यहाँ चार्ज कहाँ है? वॉल्यूम्स में, तो रो यूज करेंगे। होप सो कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये वाली बातें। बाकी इसका पूरा डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पढ़ते आइए, पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।